स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जो कूलम्स लॉ के अंदर फोर्स पढ़ा था, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अब हम उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इसके लिए हमने एक फ्रेम कंसीडर कर लिया, एक्स वाई जेड आर द एक्सिस। वी हैव सपोज्ड Q1 and Q2 are the two charges at point A and at point B. R1 and R2 be their पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि हमें इन चार्जेस की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन वेक्टर R1 और R2 से। और जो R1 वेक्टर है, क्योंकि हमने इसको A पर जो चार्ज उसको Q1 से रिप्रेजेंट किया है, B पर जो चार्ज उसको Q2 से, तो जो हमारे पास A B हमारे पास जो वेक्टर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है R12 से। और अगर B टू A की तरफ जाएंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R21। फर्स्ट पॉइंट तो जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है कि Q1 चार्ज से स्टार्ट हुआ है, और 2 रिप्रेजेंट करता है वो Q2 चार्ज की तरफ जा रहा है। तो R12 इज द vector from charge Q1 to Q2 and R21 is the vector from charge Q2 to Q1। ये हमने बता दिया कि R1 is the position vector of charge Q1 and R2 is the position vector of charge Q2। अब अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए तो ए बी को हम रिजल्टेंट लेके चलते हैं। तो रिजल्टेंट लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ए बी रिजल्टेंट होगा वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग, ए बी शुड बी इक्वल टू, जो हमारे पास ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए ओ प्लस में ओ बी। हमने यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाया है कि ए बी हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ए ओ प्लस ओ बी। अब हमने जो ए बी है उसको रिप्रेजेंट किससे किया है, ए बी जो है हमने इसको रिप्रेजेंट किया है वेक्टर R12 से, तो हमने ए बी को लिख दिया R12। और जो हमारे पास ओ बी वेक्टर है, ओ बी को वेक्टर हमने किससे रिप्रेजेंट किया, पोजीशन वेक्टर R2 से, तो दैट इज R2। मैंने ओ बी को पहले लिख रखा है और ओ ए को बाद में लिख रखा है। नाउ ओ ए, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर है वो ओ से लेकर ए तक है, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ए ओ, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, फ्रॉम ए टू ओ। और R1 का नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस R1 से। तो जो हमारे पास, क्योंकि ओ ए है हमारे पास वेक्टर R1, तो जो ए ओ हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस में R1। तो ये माइनस R1 की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास जो R12 वेक्टर आया पोजीशन वेक्टर, वो किसके इक्वल आ गया, R2 माइनस में R1। सिमिलरली हम बी ए यानी फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R21 से। और R21 को हम कैसे लिखेंगे, R1 माइनस में R2। जो यूनिट वेक्टर है R12 यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो R12 इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इट्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमने F12 को मान लिया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब क्योंकि हमने दोनों सिमिलर चार्ज लिए हैं, तो जो Q1 पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ जाएगा। तो F1 की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो F12 विल बी इज इक्वल टू, हमने कूलम्स लॉ लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21। मैंने R21 इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, R21। तो जो मैंने मैग्नीट्यूड यूज किया है, वैसे तो R12 और R21 का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने R21 से रिप्रेजेंट किया है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी R21 क्यों लिखा, क्योंकि जो F12 है वो किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, R21। सो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय R21। दिस फर्स्ट फैक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड फैक्टर रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। अब हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, जो हमारे पास R12 यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हमने सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया था, तो R21 का हमने यूनिट वेक्टर का वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा। R12 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, R21 इज इक्वल टू R1 माइनस में R2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, R21 की वैल्यू R1 माइनस में R2। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म
ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। वैल्यूज वही रहेंगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि अब हमने किसके ऊपर लेना है, Q2 के ऊपर फोर्स, और ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, R12। तो यहाँ पर जो हमारे पास नीचे डिस्टेंस आएगा R12 का क्यूब, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है R12 वेक्टर, और इसको हम फिर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें, यहाँ पर 1 और इक्वेशन 3 को हम कंपेयर करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है R12 का और R21 का वो इक्वल है। डायरेक्शन क्या है, दोनों वेक्टर्स की अपोजिट है, क्योंकि यहाँ से हम देखें चाहे R12 ले चाहे R21 ले, जो मैग्नीट्यूड है ए और बी का वो हमेशा सेम रहेगा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। R12 इज अपोजिट टू द वेक्टर R21। तो हम इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करेंगे वैल्यू, तो R12 की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस में R21, और मैग्नीट्यूड सेम है तो चाहे R12 लिखो चाहे R21 लिखो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हमने ये माइनस मैंने आगे ले लिया, तो F12 किसके इक्वल हो गया, माइनस में F21। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन इट मीन्स फर्स्ट चार्ज दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। अब अगर मान लो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इट मीन्स सिमिलर चार्जेस होंगे। तो सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, आउटवर्ड। लेकिन अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उसमें क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। लेकिन चाहे सिमिलर चार्जेस हो चाहे अपोजिट चार्जेस हो, दोनों में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो सिमिलर चार्जेस के लिए भी और अपोजिट चार्जेस के लिए भी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस इज द न्यूटन्स जो कूलम्स लॉ है उसका हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, उसको हम डिफाइन करेंगे। जो कूलम्स लॉ हमने दिया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डिफाइन करने के लिए हमने दोनों चार्जेस को इक्वल पुट कर दिया, Q1 और Q2 को Q पुट कर दिया। ये हम पहले भी करते आए हैं कि डिस्टेंस सिंपल से सिंपल थिंग्स लेके चलेंगे। R को 1 लिया और फोर्स को हमने 9 × 10⁹ इसलिए लिया ताकि जो K की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे उससे ये कैंसिल हो जाए। तो वही हमने किया, पुट करके इसको कैंसिल कर दिया और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास ±1 कूलम। तो यहाँ से हमने 1 कूलम की डेफिनेशन लिख दी। 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम इसलिए लिया क्योंकि मैंने एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ले रखी है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। R की वैल्यू ये स्पेसिफाई कर दिया हमने 1 मीटर। रिपेल एन इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, इक्वल और सिमिलर चार्जेस का क्योंकि हमने Q1 और Q2 को इक्वल ले रखा है। रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻। तो ये हमने फोर्स को तीनों चीज़ों को स्पेसिफाई करके हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास CGS यूनिट। CGS में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, स्टैट कूलम भी बोलते हैं और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। और ये तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है कि 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। एक और यूनिट होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, EMU, इट्स फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट किसके इक्वल है, 3 × 10⁻, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और 10 कूलम। तो ये हमने पढ़ी है अभी तक। हमने पहले पढ़ा कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट्स ऑफ चार्जेस CGS सिस्टम में भी और SI सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर अभी तो हमने सिर्फ 2 ही चार्जेस लिए हैं, अगर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हों तो वहाँ पर क्योंकि सारे वेक्टर्स हैं, सारे फोर्सेस काम करेंगे, तो उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।